हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। फिजिक्स क्लासेस चैनल फिजिक्स के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्पेशली 11th 12th बीएससी में पढ़ रहे हैं या फिर नीट या आईआईटी के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक्चुअली ये फिजिक्स के हर क्लास से संबंधित है। जो भी फिजिक्स के स्टूडेंट हैं वो अगर इस चैनल को देखते हैं, इसकी मदद से पढ़ते हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। नया चैनल है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और कोई क्वेश्चन पुटअप करना हो टॉपिक से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से, लेकिन उससे पहले कुछ फंडामेंटल बातें आपको बता देते हैं। स्टूडेंट्स, फिजिक्स एक बहुत ही लार्जेस्ट सब्जेक्ट है जहाँ पर हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन के इंटरनल स्ट्रक्चर, क्वार्क स्ट्रक्चर की भी स्टडी करते हैं और यूनिवर्स में पाए जाने वाले बड़े बड़े प्लेनेट, स्टार और एनर्जी की भी स्टडी करते हैं। तो इतने लार्ज सब्जेक्ट को सिंपली एक सीक्वेंस में एक विषय के रूप में पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसको अलग अलग हम लोग ब्रांच में स्टडी करते हैं। तो यहाँ इस चैनल पे भी हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग ब्रांच के रूप में टॉपिक की पढ़ाई की स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस लेके चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस मेरा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके सीक्वेंस में चलता चला जाएगा। इसी के साथ साथ और भी ब्रांचेस जैसे थर्मल फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है, इनकी भी पैरेलल क्लासेस चलेंगी इसी चैनल पे। तो जो भी क्लासेस रहेंगी वो सीक्वेंस में 1 2 3 करके मेंशन रहेगा, चलता चला जाएगा। देखेंगे कि स्टूडेंट्स की डिमांड कैसी है, रिक्वायरमेंट कैसी है, उसी हिसाब से एक दूसरी और तीसरी क्लासेस भी पैरेलल इस क्लास के साथ चलती चली जाएगी। ठीक है, तो पहली मेरी क्लास जो शुरू हो रही है वो फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स की है। फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास शुरू करने से पहले कुछ टॉपिक के बारे में जानते हैं जो बेसिक टॉपिक हैं। तो पहली चीज़ तो हम कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनके रिलेशन के बारे में जानना। ठीक है, तो इनका जो रिलेशन है, सबसे पहला रिलेशन या इम्पॉर्टेंट पहला रिलेशन क्या कह सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन है वो क्या है, ओम्स लॉ है। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी सर्किट में अगर वोल्टेज भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कौन से लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, ओम्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी सर्किट में अगर रेजिस्टिव सर्किट जिसका रेजिस्टेंस आर है वहाँ पे वोल्टेज भी अप्लाई कर रहे हैं, करंट आई प्रोड्यूस हो रही है, तो वी प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वी इक्वल टू आई आर। ये कौन सा लॉ है, ओम्स लॉ है। अच्छा स्टूडेंट, अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है वोल्टेज करंट में। छोटी क्लास से सब बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी एक माइनर डिस्टर्बेंस हो जाता है फार्मूले में। ठीक है, कि किसको निकालना है, कैसे हम स्टडी करें, कोई कन्फ्यूजन हो जाए फार्मूले में, तो एक छोटा सा डायग्राम बना दे रहे हैं, याद करने में आसानी होगी। कि V लिखिए यहाँ पे बॉक्सेस में एक डायग्राम में I और R लिख दीजिए। अब अगर आपको वोल्टेज फाइंड करना है तो V इक्वल टू आई आर। ठीक है, करंट फाइंड करनी है तो I इक्वल टू वी बाई आर, आर फाइंड करना है तो आर इक्वल टू वी बाई आई। तो इस डायग्राम से आप तीनों निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो किसके बारे में जानकारी थी, ओम्स लॉ के बारे में सभी लोग पढ़े होंगे, ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर। अब इसको अलग अलग रूप से कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के रूप में भी इस फार्मूले को हम लोग पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे जे और ई आ जाएगा और रेजिस्टेंस आर की जगह सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका क्या है कि एक बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कंबाइंड रूप से न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इनके चारों तरफ अलग अलग सेल में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा सेल या ऑर्बिट की संख्या होगी। और अगर ये दो ऑर्बिट का एटम है तो जो सबसे बाहरी ऑर्बिट होगी वो कौन सी ऑर्बिट कहलाएगी, वैलेंस ऑर्बिट कहलाती है। सबसे बाहरी ऑर्बिट वैलेंस ऑर्बिट कहलाती है। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है।
अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा कि किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को कौन बताता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक लाइन की डिफिनीशन आप ऐसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम करंट के बारे में बात करेंगे, और चूंकि फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक की क्लासेस हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बार बार करंट की बात आएगी, और करंट और कंडक्टिविटी अगर हमको लेना है उसके बारे में जानकारी, तो जानकारी हमको कहाँ से मिलेगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मिलेगी। ठीक है, तो केमिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में कौन बताता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है। कोई डाउट इसमें? अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है लीनियर रजिस्टर। कौन सा टॉपिक है? लीनियर रजिस्टर। स्टूडेंट, अगर किसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में डायरेक्टली रिलेशन होता है और उनके बीच में ग्राफ प्लॉट करने पे हमको सीधी रेखा मिलती है, तो वो रजिस्टर कौन सा रजिस्टर होता है? लीनियर रजिस्टर होता है। और अगर रजिस्टर की जगह सर्किट या डिवाइस लिखी गई है तो सेम फार्मूला रहेगी। अगर किसी डिवाइस या सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करने पे सीधी रेखा मिले, स्ट्रेट लाइन मिले, तो डिवाइस क्या हो जाएगी? लीनियर डिवाइस हो जाएगी। सर्किट होगा तो लीनियर सर्किट हो जाएगी, रजिस्टर होगा तो लीनियर रजिस्टर हो जाएगा। इसको ओमिक डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती है। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लीनियर सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में डायरेक्टली रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब उनके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सीधी रेखा मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है, और रजिस्टर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज पे डिपेंड, अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती है। याद रहेगा ना कि अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती है, और V वर्सेस I के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उनको स्ट्रेट लाइन मिलती है, और V और I आपस में क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, सेकेंड टॉपिक पे आओ। लीनियर रजिस्टर हमने जाना, तो इसी समय हम लोग क्या जानते चलेंगे? नॉन लीनियर रजिस्टर के बारे में भी जानते रहेंगे। नॉन लीनियर नाम से ही क्लियर है कि लाइन है लेकिन नॉन लीनियर, सीधी नहीं है। तो अगर किसी भी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करें और V और I आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न हो, और उनके बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ हमको सीधी रेखा में न मिले, ठीक है, तो वो रजिस्टर कैसा रजिस्टर होता है? नॉन लीनियर रजिस्टर। यानी किसी नॉन लीनियर रजिस्टर वाले सर्किट में अगर हम वोल्टेज V अप्लाई करते हैं, करंट I प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे V प्रोपोर्शनल I का फार्मूला पूरी तरीके से फॉलो नहीं होता। V प्रोपोर्शनल I थोड़े से भाग में तो होल्ड कर सकता है, लेकिन पूरी सर्किट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ठीक है, और दोनों के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है। अब यही चीज़ है, रजिस्टर हटा के यहाँ पे डिवाइस जोड़ दो। नॉन लीनियर डिवाइस क्या होती है? तो ऐसी डिवाइस जिसके वोल्टेज और करंट के बीच में स्ट्रेट लाइन न मिले, वो कौन सी डिवाइस हो जाएगी? नॉन लीनियर डिवाइस हो जाएगी। स्टूडेंट, अक्सर कंपटीशन में एक आध क्वेश्चन लीनियर, नॉन लीनियर डिवाइस या रजिस्टर के नाम से पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2-3 पॉइंट ये हो गए। अब यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, करंट की हम बात करेंगे तो करंट आपने कितने टाइप की पढ़ी है अभी तक? 2, एक AC करंट और दूसरी DC करंट। ठीक है, AC करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, और DC करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी मानते हैं? 0। तो बाहर जो सप्लाई होती है, जो पोल्स में तार गए हैं, वायर गए हैं, इनमें जो करंट आती है दूर दूर से, वो इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होती है वो किस करंट के रूप में होती है? AC के रूप में, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है। और DC की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0। तो इसका प्रोपोगेशन बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं हो सकता है। ये एक निश्चित दूरी, एक निश्चित रेंज में सप्लाई करती है। अक्सर बैटरी से लगी हुई निश्चित दूरी की सप्लाई कौन सी रहती है? DC रहती है। और नॉर्मल बाहर अगर दूर तक हमको प्रोपोगेशन करना है करंट का, तो किस रूप में करते हैं हम? AC करंट के रूप में प्रोपोगेट कराते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, और DC मतलब डायरेक्ट करंट। तो 2 टाइप के करंट, AC और DC। ये रिमाइंड इसलिए करा रहे हैं कि आगे क्लासेस में हम लोग जिक्र करेंगे AC, DC, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में चर्चाएं करेंगे।
तो वहाँ पे ये चीज़ें जानना हमको ज़रूरी है। ठीक है, तो आज जो टॉपिक अभी तक हमने देखा है इसको एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला हमने ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है फार्मूला? सिंपल सा, V इक्वल टू आई आर है। दूसरा हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिफिनीशन क्या है? द इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड और प्रेजेंट एट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑर्बिट इज कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उस ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? वैलेंस ऑर्बिट बोला जाता है। उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कहलाएंगे? एक। दो हैं तो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीन है तो तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको मोनो, डाई, ट्राई इन नाम से भी हम लोग जानते हैं, आगे बताएंगे जब चर्चाएं करेंगे उन टॉपिक की। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बताया कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, फिर हमने क्या बताया आपको? लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर क्या है? लीनियर रजिस्टर ऐसी रजिस्टिव सर्किट जिसके अंदर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, करंट आई प्रोड्यूस होती है, तो दोनों के बीच का रिलेशन कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और V और I के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको सीधी रेखा मिलती है। और नॉन लीनियर सर्किट क्या होती है? ऐसी रेजिस्टिव सर्किट जिसमें अगर हम वोल्टेज V अप्लाई करते हैं तो करंट I उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है, और ग्राफ प्लॉट करने पे हमको कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, कर्व मिलता है। ठीक है, तो कौन सी हो जाती है? वो नॉन लीनियर सर्किट हो जाती है। स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में इतना ही। शुरुआती क्लासेस थोड़ी सी हो सकता है छोटी रहें। आगे नेक्स्ट क्लास के बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना है तो आप नेक्स्ट क्लास से पहले कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगली क्लास से पहले जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी पहले उसका सलूशन, उसका आंसर देने के बाद ही नया क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, चैनल अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे अगला वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और क्लासेस को मिस मत करिए। अभी शुरुआती क्लासेस में जनरल टॉपिक हैं, आगे चल के हम लोग जैसे जैसे बड़े टॉपिक में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्लासेस के साथ हम लोग बहुत सारे फिजिक्स के, साइंस के ऐसे टॉपिक को भी कंसीडर करेंगे जो हमने अगल बगल देखते हैं, जिनको हम कहते हैं ये जादू है, चमत्कार है, मैजिक है, ऐसा क्यों हो रहा है हम समझ नहीं पाते हैं, उनके पीछे लॉजिक क्या है। चाहे हमारे अगल बगल की घटनाएं हों, चाहे कहीं सुनी हुई कहानियों में कोई घटनाएं हैं, ठीक है, तो उनकी स्टडी भी हम इस चैनल पे करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।